सीमा प्रधान पूर्व माध्यमिक शाला लोदाम से आज उपस्थित हुई हूँ विज्ञान की कक्षा के लिए। मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को। आज हम एक नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ आज की इस कक्षा में शामिल होंगे। आप सभी बच्चे इस कार्यक्रम के तहत, जिसका नाम है पढ़ाई तुहर द्वार, तो मैं आप लोगों को कुछ समय देती हूँ। तब तक आप विज्ञान की किताब, कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए। 1 मिनट का समय देती हूँ। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने साथ किताब, कॉपी, पेन रख लिए होंगे। यहाँ मैं जो भी चीज़ें बताऊँगी या बोर्ड पर जो चीज़ें लिखूँगी उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं, आप सभी पहनते हैं, और कई ऐसे कपड़े हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। कुछ कपड़ों के नाम हम जानते हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा में सूती या टेरिकॉट या नायलॉन के कपड़े, इतना आप लोगों ने नाम सुना होगा। पर आज हम इसके अलावा भी जो है कुछ और कपड़ों के बारे में जानेंगे, और ये कपड़े किस तरह से बनते हैं, वो किस रेशे से बनते हैं, उसके बारे में भी हम आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रेशे जो हैं हमें 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। रेशे हमें 2 तरह से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे जो हैं हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और दूसरा है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा जो है मानव निर्मित रेशा होता है, इसीलिए हम इसे मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं। और इसी कृत्रिम रेशे को हम संश्लेषित रेशे भी कहेंगे। अब ये जो हमारा टॉपिक है संश्लेषित रेशे, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। संश्लेषित रेशे मतलब, जब भी मैं संश्लेषित रेशे बोलूँ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो मानव निर्मित रेशा है, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, जो कृत्रिम रेशा है उनके नाम यहाँ मैं लिखी हूँ, रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन और डरवन। हम इन सब के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और कुछ इस तरह के कपड़े भी हमने पहने हुए देखे हैं, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे की पार्टी में जाते हैं, तो कुछ अच्छे वस्त्र जब हम पहनते हैं तो देखे होंगे आप लोगों ने अधिकतर अपने माताओं को, बहनों को पहने हुए देखे होंगे, जिसमें उनकी जो साड़ियाँ होती है या अपनी बहनों की जो फ्रॉक्स होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनके कपड़ों में कुछ तार से जड़ी हुई कुछ डिज़ाइन बने होते हैं। तो वो जो होते हैं गोल्डन कलर या सिल्वर कलर, है ना, इस तरह के हमको दिखाई देते हैं। तो ये गोल्डन और जो सिल्वर है वो असल में उसके अंदर जो है तांबे की तार होती है ना। तांबे की तार के ऊपर जो है गोल्डन और सिल्वर कलर की परत चढ़ा दी जाती है। तो उस तांबे की तार का उपयोग कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई की जाती है वो सब बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं संश्लेषित रेशा क्या है। संश्लेषित रेशे क्या है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी कि संश्लेषित रेशे क्या है। आपने कई तरह के माला देखे होंगे, इसमें मोती की माला आपने देखी होगी। ठीक है, मोती की माला अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक धागा लेंगे और उसमें हम एक एक करके मोती को पिरोएंगे, है ना, जैसे इस तरह से। इस तरह से हम मोतियों की माला हमने देखी है, पहने भी होंगे आप लोगों ने। तो जिस तरह से हमको माला बनाने के लिए एक एक मोती को धागे में पिरोना पड़ता है, तब जाकर के वो माला बनता है। ठीक है, उसी तरह से जो ये रेशे हैं वो भी
छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के एक श्रृंखला बनती है। श्रृंखला, जैसे हम इसको एक चेन कह सकते हैं, श्रृंखला कह सकते हैं, उसी तरह से जो रेशे होते हैं वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके एक उसकी बड़ी इकाई बनती है, और वो जो बड़ी इकाई बनती है उसे हम पॉलीमर या बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक। और बहुलक को ही पॉलीमर भी कहते हैं। अब यहां हम देखें, बहुलक एक हमारे लिए एक नया शब्द आ गया। तो ये बहुलक क्या है? बहुलक जो होता है ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। जैसे कि हमने रेशे में देखे थे प्राकृतिक और कृत्रिम, उसी तरह से ये बहुलक भी जो है प्राकृतिक और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं बहुलक, उनके नाम हैं लकड़ी, रबर, रेशम और कपास। कपास के पौधे होते हैं, है ना, जिसमें से छोटे छोटे उसकी कली जब आती है, फिर वो जब फूटता है उसका कली, तो उसमें से रुई निकलते हुए देखे होंगे। कई लोग जो है कपास के पौधे नहीं देखे होंगे, पर हाँ सेमल का जो बड़ा पेड़ होता है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो सेमल का पेड़ जो होता है उसमें लाल लाल फूल खिलते हैं। जब आपके स्कूल सत्र जब आपकी समाप्ति की ओर होती है, उसी समय वो जो बड़ा पेड़ होता है सेमल का, उसमें लाल लाल फूल खिलते हैं, और उसके बाद आपने उसमें से रुई निकलते हुए हवा के माध्यम से इधर उधर बिखरा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से होता है ये कपास का पौधा भी। ये छोटा पौधा होता है, तो इसमें भी उसी तरह के हमको रुई प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है लकड़ी, रबर, रेशम और कपास, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। और कृत्रिम बहुलक भी होते हैं। कृत्रिम बहुलक भी होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, बाल्टियां, प्लास्टिक की बाल्टियां इत्यादि। ठीक है, बहुलक जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से भी हमको प्राप्त होते हैं और कृत्रिम रूप से भी प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक है लकड़ी, रबर, रेशम और कपास, और कृत्रिम जो बहुलक होते हैं वो प्लास्टिक है, बाल्टियां हैं, मग इत्यादि, ये सभी कृत्रिम बहुलक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संश्लेषित रेशे के प्रकार। संश्लेषित रेशे के कई प्रकार हैं। मैंने अभी आपको उसके नाम बताए थे, रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन, है ना, ये सब। तो अब हम इसको अलग अलग करके विस्तार से देखते हैं। पहला हम देखेंगे रेयॉन। रेशम। रेशम आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 7वीं की कक्षा में रेशम का पूरा जीवन चक्र आपने पढ़ा होगा। तो ये रेशम जो है, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, एक कीट होता है जिससे रेशम हमें प्राप्त होता है। तो इस रेशम से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो इस तरह के महंगे वस्त्र सभी को खरीद पाना पॉसिबल नहीं होता है, सब इसे नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या किया? 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक खोज की, और उसमें उन्होंने बिल्कुल रेशम की ही तरह, जिस तरह से रेशम के कीट से प्राप्त जो रेशे होते हैं उससे जो कपड़े बनते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, उसे सभी के लिए खरीद पाना मुमकिन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने खोज किया, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये रेशम के कीट से प्राप्त रेशे से कपड़े बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से रेशम की उन्होंने खोज की और उससे जो है वस्त्र निर्माण
कि होने लगा, तो उसे ही कहते हैं रेयॉन। ठीक है, तो इसे वैज्ञानिकों ने खोजा है, मतलब वो कृत्रिम रेशा हुआ। ठीक है, ये भी कृत्रिम रेशा हुआ या हम इसे संश्लेषित रेशा कह सकते हैं। और यदि इस रेयॉन में, है ना, इस रेयॉन में यदि हम कपास मिला देते हैं, यदि रेयॉन के जो कपड़े बनते हैं उसमें हम कपास उसमें मिला करके कुछ कपड़े तैयार करते हैं उसमें, तो उससे उसकी चादरें बनाई जाती है जो बिछाने के काम आती है ना, तो उसकी चादरें बनाई जाती है। और अगर इसी रेयॉन में ऊन मिला दी जाए, ऊन मिला दी जाती है, तो उससे जो है गलीचे बनते हैं। ठीक है, रेयॉन में यदि हम कपास मिला देते हैं तो उससे जो कपड़ा तैयार होता है वो चादर बनता है। और यदि इसी रेयॉन में हम ऊन मिला करके बनाते हैं कपड़े, तो फिर उसे गलीचे कहते हैं। इतना समझ गए? अब दूसरा हम देखते हैं नायलॉन। नायलॉन, नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़े जो हैं चमकीले होते हैं। नायलॉन से बने कपड़े जो हैं चमकीले होते हैं। अपनी माताओं को, बहनों को आपने कपड़े पहने हुए देखे होंगे, जब वो उस कपड़े को पहन करके, जो कि नायलॉन से बने होते हैं, इस तरह के कपड़े पहन करके बाहर निकलते हुए देखा होगा, तो धूप में जो है उनका कपड़ा जो है हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, या फिर लाइट्स में भी हमको उनके कपड़े में थोड़ी सी चमक दिखाई देती है। तो हमको ये समझ जाना है कि वो कपड़ा कैसा है, नायलॉन का कपड़ा है। ठीक है, और चमकीला होता है और ये सस्ता होता है ना, सस्ता होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम ब्रश में, मोजे बनाने में, है ना, ब्रश, मोजे इत्यादि बनाने में नायलॉन का उपयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉलिस्टर, और ये काफी मजबूत भी होता है। जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं वो सभी मजबूत होते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी जो है ये भी एक संश्लेषित रेशा है, और इस तरह से पॉलिस्टर के बने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें सिलवटें नहीं आती है। जैसे हम सूती के कपड़े देखेंगे, अगर हम सूती के कपड़े को धो करके उसे जिस तरह से निचोड़ा जाता है फिर उसको सुखा देते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसमें लाइनिंग बन जाती है, मतलब उसमें सिलवट आ जाती है। तो इस तरह के कपड़े हम बिना इस्त्री के नहीं पहन सकते, है ना। लेकिन जो ये पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं इसे हम बिना इस्त्री के, बिना प्रेस किए हुए भी हम इसे पहन सकते हैं। इसे हमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये इस तरह के कपड़े होते हैं, जैसे हम उसे धो देते हैं, धो करके जब हम उसे सुखाते हैं तो इस तरह के कपड़े हल्के धूप में भी और जल्दी भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर का एक और उदाहरण है पेट, जिसे कि पेट कहते हैं, PET। ये भी पॉलिस्टर का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक के कपड़े हम खासकर सर्दियों में पहनते हैं। जब ठंड का मौसम होता है उस समय हम क्या करते हैं,
मोजे पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल वगैरह पहनते हैं, ओढ़ते हैं और कंबल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के कपड़े जो हैं वो एक्रेलिक के कपड़े होते हैं। ये भी संश्लेषित रेशा ही है ना। ये सारे जो हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक जो हैं ये सारे संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं। एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक का जो कपड़ा है इसे हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं, ठीक है। और चूंकि संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, इसीलिए ये सस्ते भी होते हैं और इसीलिए ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। संश्लेषित रेशे जो हैं सस्ते होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से, टिकाऊ होने की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। अब आगे देखते हैं संश्लेषित रेशे के गुणधर्म। इतना तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं संश्लेषित रेशे के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे के क्या गुण होते हैं? संश्लेषित रेशे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, है ना। और इसका गुण धर्म को हम जानने के लिए क्या करेंगे? एक सूती का कपड़ा लेंगे जिसको कॉटन का कपड़ा बोलते हैं, वो कपड़ा लेंगे और एक संश्लेषित रेशे के कपड़े लेंगे। जैसे एक कपास का कपड़ा लिया हमने, जैसे कि सूती, और एक हम लेंगे संश्लेषित रेशा, जैसे हम नायलॉन ले सकते हैं, टेरेलिन ले सकते हैं, डरवन ले सकते हैं, इस तरह से। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने कपड़े को कभी जलते हुए देखा होगा, है ना। कपड़ा अगर हम जलाते हैं, कोई छोटा टुकड़ा लेकर के अगर हम उसे जलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो सूती के कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे जलते हैं, है ना। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करें, जो आप घर में यूज़ करते हो दिए जलाने के लिए, या जिसको आप डिबरी बोलते हो, लैंप बोलते हो, उसमें जो आप डालते हैं कपड़ा, वो किसका होता है? कपास का कपड़ा, यानी कि सूती का कपड़ा होता है ना। कपास से बने हुए कपड़े कैसे होते हैं? सूती के कपड़े होते हैं, है ना। तो इसे हम लैंप वगैरह में यूज़ करते हैं, जानते हो, ये धीरे धीरे जलता है। तो इसके अपोजिट एक और कपड़ा होता है, अगर हम उसको जलाते हैं, जैसे कि रेयॉन का कपड़ा देख लें, है ना, रेयॉन या नायलॉन का कपड़ा हम देख सकते हैं। तो ये कपड़े जो होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम प्लास्टिक को जलते हुए तो देखे हैं, सभी देखे हैं, जलाए भी होंगे। तो प्लास्टिक क्या होता है, जैसे हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है ना, सिकुड़ने लगता है। उसी तरह से ये जो संश्लेषित रेशा है, रेयॉन या नायलॉन या पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, उसमें अगर आग लग जाती है तो वो क्या होता है? धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है ना। अगर आग लग जाती है, अगर कोई इस तरह के संश्लेषित रेशे के कपड़े पहने हुए हैं और यदि उनके कपड़े में आग लग जाती है तो क्या होता है? पहनने वाले के शरीर में वो चिपक सकता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए आप कि कपास के जो कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, उसे हम जलाएंगे तो उसमें से गंध भी आती है और वो धीरे जलता है। और रेयॉन के कपड़े जो होते हैं, नायलॉन के कपड़े जो होते हैं, यदि वो उसमें हम आग लगा दें, जलाएं, तो फिर वो धीरे धीरे प्लास्टिक की तरह चिपकने लगता है ना। तो ये है इसका गुणधर्म, संश्लेषित रेशे के गुणधर्म। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देती हूँ, एक ही प्रश्न दूंगी।
रसोई घर में काम करते वक्त हमें संश्लेषित रेशे से बने कपड़े न पहनने की सलाह दी जाती है। इस प्रश्न को आप नोट करिए। क्या है प्रश्न? रसोई घर में काम करते वक्त हमें संश्लेषित रेशे से बने कपड़े न पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? अब तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। आप लिख लीजिए इस प्रश्न को। और इसका उत्तर आप अपने नोट कॉपी में लिखिएगा। लिख लिए? तो ये था संश्लेषित रेशे। अब हम अगला देखते हैं प्लास्टिक। अब हम अगला देखते हैं प्लास्टिक। जिस तरह से हमने रेशे में देखा था कि रेशे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के एक बड़ी इकाई बनती है, उस तरह से फिर एक बहुलक का निर्माण होता है, एक रेशे का निर्माण होता है, उससे वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, उसी तरह से ये प्लास्टिक भी है ना। इसे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके एक बड़ी इकाई बनती है, उससे फिर प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो ये जो है प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए दो व्यवस्थाएं की जाती है। पहला है रेखीय व्यवस्थाएं, पहला है रेखीय व्यवस्थाएं, और जो कि इस तरह से होता है उसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ठीक है, ये होगा रेखीय व्यवस्थाएं, और दूसरा है तिर्यकबद्ध व्यवस्थाएं। ये इस तरह से व्यवस्थाएं करके प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक जो है धातुओं के बाद जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक हम इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि इसका पुनः चक्रण किया जाता है। प्लास्टिक आप कई रंगों के देखे होंगे, है ना, और बाल्टियां जो घर में यूज़ करते हैं वो भी कई रंगों की होती है। टब यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, या अपने रसोई में कई तरह के प्लास्टिक यूज करते हैं। तो वो सभी को प्लास्टिक जो है उनका पुनः चक्रण होता है। इसीलिए धातुओं के बाद जिसका सबसे अधिक उपयोग होता है वो है प्लास्टिक। आगे देखते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें अगर हम प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हम गर्म करके उसकी आकृति को बिगाड़ सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, है ना। जैसे इस तरह की आप बोतलें देखें, यदि हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसकी आकृति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। तो कुछ इस तरह की प्लास्टिक होती है, इसे हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। है ना, जिसे हम गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है, विकृत हो जाती है। इसका उदाहरण है प्लास्टिक और
पीवीसी, है ना, प्लास्टिक और पीवीसी इसका उदाहरण है। पीवीसी का उपयोग जो होता है पाइप बनाने में, कंघी बनाने में और बच्चों के खिलौने बनाने में होता है। ठीक है, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसे हम गर्म करके भी नरम नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम गर्म करके नरम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कुकर देखा होगा, सभी के घरों में होगा, है ना, तो कुकर का जो हत्था होता है, इस तरह से कुकर का जो हैंडल होता है, जिसे हम कह सकते हैं कुकर का जो हैंडल होता है वो काले रंग का होता है, देखे होंगे, याद आया। तो वही काले रंग का जो धातु है, जो बना हुआ है, वही है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसे हम गर्म करके नरम नहीं कर सकते। हम देखे होंगे कुकर को हम कितने देर के लिए गैस पर रख देते हैं या चूल्हे पर रखते हैं, कुकर तो गर्म हो जाता है लेकिन उसका हत्था गर्म नहीं होता है ना। हम उसे आसानी से बिना कपड़े के पकड़ करके उतार सकते हैं। तो एक ये हो गया, और इसका उदाहरण है उसे हम बेकेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसका जो हैंडल होता है उसे हम बेकेलाइट कहेंगे। और एक होता है मेलामाइन, इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाता है और ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, और इसका ये जो है अग्नि प्रतिरोधक भी होता है, इसीलिए इसका उपयोग अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र बनाने में भी होता है। इसके बाद अगला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो प्लास्टिक होती है ये भी बहुत विशेष प्रकार की प्लास्टिक होता है, इसका भी बहुत अधिक उपयोग होता है। खासकर रसोई घरों में उपयोग करने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन का उपयोग होता है। इस तरह के बर्तनों में तेल और जल नहीं चिपकता है। आपने टीवी में कई प्रोग्राम में देखा होगा, जो रसोई वाली प्रोग्राम आती है उसमें उन लोग जो बर्तन चढ़ाते हैं वो बर्तन हर किसी के घर पे नहीं होगा, पर टीवी में आप लोगों ने आसपास देखा होगा। तो वो बर्तन जो है टेफ्लॉन, इसमें जल, तेल और जल नहीं चिपकता है। ठीक है, तो ये थे प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और टेफ्लॉन। समझ गए? अब हम देखते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक के भी गुण हैं, जैसे संश्लेषित रेशे के गुण थे वैसे प्लास्टिक के भी गुण हैं। पहला है उसका गुण कि ये अनअभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक कैसा होता है? अनअभिक्रियाशील। अनअभिक्रियाशील होने के कारण जो है इसमें हम किसी भी प्रकार के तरल खाद्य पदार्थों को या रासायनिक पदार्थों को हम किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में सुरक्षित रख सकते हैं। कई दिनों तक हम इसका उपयोग ना भी करें तो भी वो खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहता है ना। इसीलिए ये अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक कैसा है? अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। इसमें रासायनिक का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम लोहे की बाल्टी को देखें जिससे हम पानी निकालते हैं कुएं पे, तो वो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बाल्टी का उपयोग करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। धूप का, जल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए वो अनअभिक्रियाशील, वायु का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है ना। ये जो है प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है। जानते हैं आप सभी, जो कि आप घर में यूज करने वाली बाल्टियां, मग्गे, टब इत्यादि देखे हैं, तो वो जो है कैसे होते हैं, उठाने में हमको उसमें भारीपन नहीं लगता, वो हल्का होता है और काफी मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हल्की होने की वजह से इसका उपयोग वायुयान और अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग होता है। किसका? प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये भी इसका दूसरा गुण है। और तीसरा है प्लास्टिक
कुचालक होता है। प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए प्लास्टिक का जो उपयोग बेकेलाइट के रूप में किया जाता है, मैं इसके पहले बताई थी, जिसमें ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों पे जो वायर लगे होते हैं, बिजली की जो तार होती है, उस तांबे की तार के ऊपर भी क्या प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है ना। तो इस तरह से ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो ये हैं प्लास्टिक के गुण, है ना, अभिलाक्षणिक गुण हैं। समझ गए इतना? पहला है अनभिक्रियाशील, वो किसी भी जलवायु के साथ क्रिया नहीं करता। दूसरा है वो हल्का और मजबूत होता है। तीसरा है वो कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है? हमारे घरों में बहुत सारे खाद्य सामग्री आती हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो प्लास्टिक के अंदर पैक होता है ना। जैसे आप लोग खाते हो लेस, कुरकुरे या फिर कोई भी हल्दी, तेल, मसाले इत्यादि जो हमारे घर पे आते हैं, वो सभी प्लास्टिक में क्या होते हैं? पैक होते हैं, पैकिंग होते हैं पूरे। तो उन प्लास्टिक का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं। तो उस प्लास्टिक में से हम कुरकुरे खाए, लेस खाए, प्लास्टिक को हम यूं ही फेंक देते हैं। तेल निकाले, उसमें से हल्दी निकाले प्लास्टिक के इसमें से पैक से, और उसे हम यूं ही फेंक देते हैं। तो घरों से ये कचरा निकल करके प्लास्टिक फेंकने के बाद कचरा हो जाता है। तो प्लास्टिक को जब हम फेंकते हैं तो वो घरों से निकल कर क्या होता है? पूरे पर्यावरण में फैल जाता है। कहीं भी आप लोग बाहर निकलते हो तो देखे होगे हवा के माध्यम से यहाँ वहाँ कहीं आपको रोड के किनारे, मैदान में पूरा बिखरा पड़ा मिलता है। और ये प्लास्टिक जो है आसानी से गलता नहीं है ना। इसे गलने में या नष्ट होने में कई वर्षों का समय लगता है। इसीलिए प्लास्टिक और पर्यावरण जो है प्लास्टिक की वजह से बहुत ही क्या हो गया है? एक समस्या बन गई है इसका निस्तारण करने के लिए, है ना। तो इसके आगे और देखेंगे जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय जो है जैव निम्नीकरणीय जो होते हैं, इसमें इसके अंतर्गत वे पदार्थ आएंगे जो प्रकृति में नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि पादप, फूल, पत्तियां, लकड़ियां या फिर घरों से सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि वो सड़ गल जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो उसे हम जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत रखेंगे। और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत वे पदार्थ आएंगे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नष्ट नहीं किए जाते, तो वो जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और यदि हम प्लास्टिक को जो कि नष्ट नहीं होते हैं जला दें तो उससे बहुत ही विषैला धुआं निकलता है। तो वो विषैला धुआं जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। तो इसे जलाना भी उचित नहीं होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे तो पंचायतों की तरफ से 2 बाल्टियां दी जाती है ना, एक हरे रंग के और एक नीले रंग के कचरे की बाल्टियां, है ना। ये तो आप लोगों देखे होंगे, हरे रंग के डब्बे और नीले रंग के डब्बे हमें पंचायतों के माध्यम से मिलते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आता कि हरे वाले बाल्टी में हम कौन सा कचरा डालें और नीले वाले कचरे में हम कौन सा कचरा, नीले वाले डब्बे में हम कौन सा कचरा डालें। तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। नीला वाला जो डब्बा होता है उसमें हम ऐसे पदार्थों को डालेंगे जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे कि कांच, धातु, प्लास्टिक, इस तरह के जो कचरे होते हैं उसे हमें नीले डब्बे में डालना है।
और जो हरे वाले डब्बे हैं उसमें पादप और जंतुओं के अवशेष, इसे हमें हरे रंग के डब्बे में डालना है। अब क्लियर हो गया, भूलना नहीं है। नीले वाले डब्बे में ऐसे कचरे डालने हैं जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे कांच, धातु और प्लास्टिक। और हरे वाले डब्बे में हमें पादप और जंतुओं के अवशेष को डालना है। ठीक है। और इस प्लास्टिक का कम से कम हमें उपयोग करना है ना, जिससे कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना हो। हमें स्वयं ही अपने पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। जब तक हम समझदारी नहीं दिखाएंगे, हमारा पर्यावरण क्या है, प्रदूषित होता रहेगा। ठीक है। तो एक चीज अंत में मैं बताना चाहूंगी, हमें प्लास्टिक के निस्तारण के लिए 4R के सिद्धांत पर चलना है। 4R सिद्धांत क्या है? 4R सिद्धांत है रिड्यूस, है ना, फिर है रीयूज, उसके बाद है रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग कीजिए, कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, और रिकवर मतलब पुनः प्राप्त कीजिए। पुनः प्राप्त। तो हमें ये 4G के सिद्धांत को याद रखना, 4R के सिद्धांत को याद रखना है। रिड्यूस, प्लास्टिक के लिए मैं कह रही हूँ, रिड्यूस मतलब हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। रीयूज यानी हमें उस प्लास्टिक का एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा हम उसे साफ करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकल करना है, रिसाइकल करने के लिए हमें उसे जमा करके, इकट्ठा करके, जो जहाँ कचरे इकट्ठे होते हैं वहाँ देना है, तो उसका पुनः चक्रण हो जाएगा। और रिकवर करना है, हमें उसे रिसाइकल करके हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों मैं इतना ही बताऊंगी। तो आज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो पुनः एक बार उस पाठ का अध्ययन कीजिए। जब तक पाठ पूरा नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं अपना क्लास यही अंत करती हूँ। धन्यवाद।